नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए जो कुछ ही दिनों में ये 32-33 दिन बाद 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली है, उसके लिए पढ़ाई करेंगे। तो आज हम देखेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि। इसके बाद पढ़ेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी, लेकिन तारीख के हिसाब से पृष्ठभूमि इसकी देख लेते हैं पहले क्या है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि 1917 में रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? लेनिन। ये एक लेनिन था। कार्ल मार्क्स को मानता था और उसने रूस में बोल्शेविक क्रांति की और जारशाही का अंत किया और समाजवादी पार्टी की वहाँ स्थापना की। 1920 में एम एन राय और अंबानी मुखर्जी ने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना की। 1925 में कानपुर में सीपीआई की स्थापना हुई सिंगारवेल चेटियार, एम एस डांगे और पी एस जोशी के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है क्योंकि इन्होंने आगे कुछ काम भी किए हैं। इनके नाम बार बार आते रहते हैं इतिहास में। मार्च 15 मार्च 1929 की घटना घटी, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट नेता हैं उन्होंने कुछ योजना बनाई होगी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, काम करने के लिए, ट्रेन ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ने के लिए। तो किसी गुप्तचर ने सूचना दे दी होगी अंग्रेज़ों को, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें ये एम एस डांगे, शौकत उस्मानी और पी सी जोशी भी थे शामिल। तो ये पूछा जाता है कि मेरठ षड्यंत्र केस, ये कूट में आते हैं प्रश्न, मैच द फ्लोइंग में पूछे जाते हैं कि मेरठ षड्यंत्र केस की तारीख कब है, क्योंकि ये 15 मार्च 1929 तारीख जो है इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस भी इसी समय आयोजित होती है। चंद्र चंद्रशेखर आज़ाद के आसपास शहीद होते हैं, भगत सिंह को भी फांसी मिलती है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं। और कॉमिंटर्न एक चलता था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कॉमिंटर्न, इसे बोलते हैं हम लोग कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने कहा, तो कुछ बातें बोली इन्होंने, तो उसके विरुद्ध क्या हो गया कि सीपीआई जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस की विरोधी बन गई कॉमिंटर्न के निर्देश पे। इसी के साथ आते हैं हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। इरविन, 1926 से 31। पढ़ने का तरीका बदलना पड़ता है कभी कभी, कि साथ साथ में घटनाओं के, उस घटना के बीच में जो घटनाएं हुई हैं वो कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था उसके बारे में ही पता होना चाहिए। कभी कभी घटनाओं के नाम से गवर्नर जनरल का संबंध पूछ लिया जाता है और वो कब एग्जाम में आता भी है। तो इस समय 1926 से 31 के मध्य इरविन गवर्नर जनरल था, वायसराय था भारत का। इसने दीपावली घोषणा की अक्टूबर 1929 में। दीपावली घोषणा की तारीख या इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर 1929। एक, ये उपनिवेश के दर्जा दिए जाने से संबंधित है भारत को। और इस समय एक जो सैंडर्स था, फेमस आदमी है, जिसकी हत्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने की थी, उससे संबंधित है गवर्नर जनरल, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, साइमन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन भी इसे कहा गया। 1919 का जो मार्न फोर्स सुधार में था, हुआ था, उसमें इसकी गठन की चर्चा की गई थी कि 1927 में इसका गठन किया जाएगा। 1927 में, 1928 में ये भारत आया। 1930 में इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो गोलमेज सम्मेलन आरटीसी हुए आयोजित, इसी की रिपोर्ट के आधार पर हुए थे। इम्पोर्टेंट है किस रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वो आप जान सकते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब आयोग का क्या सभी परीक्षाओं का फेमस है, लेकिन अब पुराना हो गया है, तो अब कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। गवर्नर जनरल इरविन के कहने पर ऐसा किया गया। इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। जानते हैं विरोध में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों बाद। देखते हैं आगे, लिखा होगा कहीं ना कहीं मैंने इसे। 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम एन अंसारी। में इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
समर्थन करने वाले लोग कौन कौन से थे, किसका? साइमन कमीशन का, ठीक है। अगर ये पूछा जाए समर्थन में, साइमन कमीशन का समर्थन है, ना कि इस कांग्रेस का। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले लोग थे, ठीक है। जस्टिस पार्टी, BR अम्बेडकर और सिख संघ, ठीक। प्रदर्शनकारियों में लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन में JL नेहरू और JB पंत भी घायल हुए। ये इंपॉर्टेंट है, अब ये पूछा जा सकता है क्योंकि लाला लाजपत राय हो गए हैं पुराने, पूछ पूछ के इनको पुराना कर दिया है आयोग ने। उन्होंने कहा था, इनकी कोटेशन आज पूछा थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है, और उस लाठी से जो घाव पड़े मेरे शरीर में, वो जो हैं ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत के लिए एक एक कील के बराबर होंगे, साबित होंगे। तो ये कोटेशन लाला लाजपत राय की है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें JL नेहरू और JB पंत घायल हुए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये घायल लिखा है, थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं आई है इसलिए घायल हुए, ठीक है। घायल हुए, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। नेहरू रिपोर्ट काफ़ी फेमस है। अगस्त 1928, इनकी इन सब चीज़ों की डेट याद रखिएगा। प्राचीन काल जो है घटनाओं पर आधारित है, उसमें घटनाएं इंपॉर्टेंट है, डेट कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जो है, यहाँ तक कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वो घटनाओं पर तो आधारित है ही, साथ साथ तारीख पर भी आधारित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1928 तारीख महत्वपूर्ण है। भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कन हेड उस समय। उन्होंने कांग्रेस को संविधान निर्माण की एक चुनौती दी और कहा कि ऐसा संविधान बनाइए जो सभी लोग स्वीकार करें, ठीक है। भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी गई। तो किसकी अध्यक्षता में वो समिति बनी? पहली बात तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और सचिव कौन थे? JL नेहरू, याद रखिएगा, JL नेहरू अध्यक्ष नहीं थे, सचिव थे। क्वेश्चन ये आए हैं और गलत हुए हैं। सिफारिशें कभी कभी पूछ जाती हैं, कौन कौन सी सिफारिशें नहीं थी। तो कौन कौन सी थी, अगर ये पता है तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी सिफारिशें नहीं थी। रिपोर्ट में सिफारिशें थी: औपनिवेशिक स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, कि जहाँ जहाँ जैसी भाषा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, वैसे आधार पर प्रांतों का गठन। महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए, जैसे मत देने का अधिकार, संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति पर तो नहीं लेकिन मत देने का अधिकार इसमें इंपॉर्टेंट था। समान अधिकार में और भी कुछ जो समान अधिकार दिए जा सकते थे उस समय, वो। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, इंपॉर्टेंट है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष की उम्र। केंद्र व राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन हो, ठीक है। एकल प्रतिनिधित्व ना हो, कि सामूहिक दो तरह के प्रतिनिधित्व चले थे। हम लोगों ने देखा था कि 1909 के जो मिंटो मार्ले एक्ट था, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था मुसलमानों को, ठीक है। तो इस उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, सामूहिक प्रतिनिधित्व, सभी लोग वोट दें। ऐसा नहीं हो किसी विशेष धर्म या जाति के लोग किसी विशेष धर्म या जाति को वोट दें, ठीक। सुभाष चंद्र बोस और JL नेहरू जो उस समय थे, उन्होंने सचिव थे, लेकिन उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी, औपनिवेशिक स्वराज की, उसका विरोध किया और एक लीग का गठन किया जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। मार्च 1929 की तारीख आती है। पहले जिन्ना समर्थन में थे, काफ़ी लोग समर्थन में थे, ठीक है। उसके बाद जिन्ना कुछ बातें होती हैं पसंद नहीं आती, तो वो अपनी 14 सूत्री मांगे गठित करते हैं। तो कब रखी थी? मार्च 1929 में। सिंपल सी मांगे थी उनकी कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले, कहाँ कहाँ? विधायिका में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, 1/3 कम से कम। सिंध को बम्बई से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाए। ये एक तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान की शुरुआत हो गई है मांग की। अब सिंध को अलग करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे पाकिस्तान की मांग भी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब मार्च के बाद दिसंबर आता है, जाहिर सी बात है कुछ समय बाद लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में। इसको देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
जेएल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। वर्ष 1929 की कुछ प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं लाहौर अधिवेशन के साथ ही, जिससे कि एक साथ वो चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो मार्च 1929 में मेरठ सड़क के इसी तरह क्वेश्चन बनेगा आपका, तो इसलिए मैंने इसको एक ही तरह लिख दिया है, जिससे कि अगर मैच द फॉलोइंग में आए या किसी तरह का कुछ आए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आप जान सकें, एक ही जगह लिख सकें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस मार्च में हुआ था, मार्च 1929 में। भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने दिल्ली की जो असेंबली थी उसमें बम फेंका था अप्रैल 1929 में। रैमजे मैकडोनल्ड का सत्ता में आना मई 1929, और किस पार्टी के थे ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेबर पार्टी, ठीक, लिबरल नहीं। दिल्ली घोषणा पत्र कांग्रेस ने घोषित किया है, इसी लाहौर अधिवेशन सम्मिलित था नवंबर 1929 में, ठीक है। दिल्ली घोषणा पत्र कांग्रेस का था, याद रखिएगा, ना कि अंग्रेजों का या ब्रिटिश का। और उसके बाद दिसंबर में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। अध्यक्ष बता चुका हूँ, जेएल नेहरू थे, ठीक। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, रावी तट पर तिरंगा फहराया गया पहली बार। साथ ही 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसी बीच जब स्वतंत्रता दिवस बना लिया गया, सब कुछ हो गया, तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी 31 जनवरी को। कब रखी? 31 जनवरी को। तारीख महत्वपूर्ण है, कब रखी? तो वो 31 जनवरी 1930 तारीख है, 11 सूत्री मांगे। ये 11 मांगे कौन कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन से नहीं थी, पूछा जाएगा प्रश्न। नेहरू जी की 11 सूत्री मांगों में कौन कौन सी मांगे शामिल नहीं थी या शामिल थी? तो जैसा प्रश्न वैसा आंसर, वैसा ऑप्शन, ठीक। तो मांगे देख लेते हैं। सैन्य खर्च में कटौती की जाए, आईएसएस के वेतन में कटौती की जाए, और भू राजस्व में 50% कटौती की जाए। इन तीनों में कितनी कटौती हो? 50% की, ठीक है। शराब पर रोक लगे, गांधीवादी विचारधारा ये तो। गुप्तचर विभाग और हथियार कानून में सुधार किया जाए, क्योंकि अभी तक हथियार कानून में सुधार नहीं किया गया था। जैसे जो बंदूक रखने का लाइसेंस था, रिवॉल्वर रखने का, वो अंग्रेजों को और जो एनआरआई थे या एंग्लो इंडियन थे उनको दिया जाता था। एनआरआई तो उस समय था नहीं, एंग्लो इंडियन जो थे उनको दिया जाता था, भारतीयों को लाइसेंस लेना पड़ता था। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, रुपए और पाउंड की विनिमय दर का निर्धारण करना, एक्सचेंज रेट, ठीक है। विनिमय दर का मतलब हो गया एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। नमक कर की समाप्ति, यही आगे चल के नमक सत्याग्रह बनेगा हम लोग के लिए, डांडी। तटीय यातायात भारतीयों के लिए आरक्षित करना, भारतीयों के लिए आरक्षित करना, ठीक है। आरक्षित, तो ए हो गया आरक्षित। आरक्षित करना, ठीक। और कपड़ा उद्योग को संरक्षण देना, भारतीय कपड़ा उद्योग को संरक्षण देना। ये 11 सूत्री मांगे हैं, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कहा था कि डांडी सत्याग्रह आ जाएगा इसके बाद, तो इरविन ने मांगी नहीं माने। इरविन क्यों मांगे भाई, बातें हैं उनकी। उसके बाद दांडी सत्याग्रह हुआ 12 मार्च या अप्रैल 1930 को। तो ये 26 दिन चला पहली बात तो ये तारीख याद है, 26 दिन। कहीं कि पूछा जाता है दांडी सत्याग्रह के दिन थे, 26, 24, 21, 22, तो 26 दिन, ठीक। नमक मार्च या दांडी मार्च भी कहते हैं। 11 सूत्री मांगों पर कोई जवाब न मिलने पर प्रारंभ किया गया, बता चुका हूँ। गांधी जी के साथ करीब 78 स्वयं सेवक थे, उनके समर्थक जो थे वो थे। और उन्होंने साबरमती, ये छुप गया थोड़ा, साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। करीब 210 मील कहते हैं कि यात्रा की थी। और उसी बीच में 1930 से 34 के बीच में ईडीएम चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ठीक। 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा गांधी जी ने। इसी प्रकार तमिलनाडु में कुछ और जगह भी इस तरह की घटनाएं घटी, गांधी जी के से प्रेरित होकर
श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, वो तमिलनाडु में उन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। एग्जाम में पूछा गया है और यूपीएससी में भी प्रश्न आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। मालाबार में के कलप्पन ने यात्रा की कालीकट से पोयनूर तक, ठीक, कालीकट से पोयनूर तक यात्रा की। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं फूहड़ टाइप के, कि किसको किसके साथ गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गांधी जी फेमस थे, तो इसलिए उनके बारे में पूछा जाएगा। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि, पूछा भी जा सकता है जेपी को के साथ गिरफ्तार किया गया। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी, ठीक है, 4 मई 1930 को। इसके पूर्व जेल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में आ सकता है कि गांधी जी को जेल नेहरू से पहले या पूर्व में गिरफ्तार किया गया, तो 14 अप्रैल को नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। विरोध स्वरूप हरसाणा, बॉम्बे में एक नमक कारखाना है, वहाँ पे सत्याग्रह हुआ। इसमें अनुसुईया साराभाई और मणिलाल गांधी भी थे, ठीक। अनुसुईया साराभाई और मणिलाल गांधी, ठीक है, इसमें ठीक। ओह, दिख नहीं रहा होगा। अनुसुईया साराभाई के बारे में जानते हैं, अम्बालाल साराभाई की बहन थी, और विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर उनके नाम से बना है, उनकी ये बुआ लगती थी। मणिलाल गांधी गांधी जी के पुत्र थे, ठीक। वन कानून का उल्लंघन किया गया कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में, वही वन कानून है उस समय। संयुक्त प्रांत यूपी उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ कर ना देने का आंदोलन चलाया गया। बस इस तरह के नॉर्मल घटनाएं घटी, ठीक, बड़ा कर दिया। खुदाई खिदमतगार, ये क्या है? इसे लाल कुर्ते के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इनको नोबेल कह रहा हूँ, इनको भारत रत्न भी दिया गया था आज़ादी के बाद। और जब भारत रत्न दिया गया तो आगे हम लोग देखते हैं खुदाई खिदमतगार, ठीक। स्थापना की उसने की है ये खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, कहीं कहीं फ्रंटियर गांधी लिखा जाता है, सीमांत का मतलब फ्रंटियर होता है, याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था आज़ादी के बाद। तो जब इनको भारत रत्न दिया गया तो कहा गया कि पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, तो बड़ा अफसोस जाहिर किया इन्होंने, क्योंकि जिस देश की लड़ाई के लिए लड़े, भारत के लिए, आज़ादी के लिए, और बाद में इनको ही कहा गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया, इसी नाम से भी फेमस है ये, तो इसको भी रखिएगा। रेड शर्ट मूवमेंट। पठानों में सामाजिक राजनीतिक चेतना का प्रसार करना इनका उद्देश्य था, कि थोड़ा समझे क्या है क्या नहीं। ओ, पेशावर कांड जो है खुदाई खिदमतगार से ही संबंधित है, 26 अप्रैल 1930, इंपॉर्टेंट है। आंदोलनकारियों को पकड़ने गई सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया, और क्यों मना किया? क्योंकि चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे उस समय, गढ़वाल रेजिमेंट के, उन्होंने कहा, इनका मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था, ठीक है। गढ़वाली नाम जो है इन्हें महात्मा गांधी ने दिया था। और चंद्र सिंह गढ़वाली की खासियत यह है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पूरा पता है कि आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए अब पता चल गया आपको कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। और गढ़वाली नाम अगर पूछा जाए तो किसने दिया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने गढ़वाली नाम दिया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनका मूल नाम था चंद्र सिंह भंडारी। भंडारी, चंद्र सिंह भंडारी था। और गांधी जी द्वारा इन्हें गढ़वाली नाम दिया, नाम या उपनाम दिया गया, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, तो इससे आपको
सुविधा होगी याद करने में, या फिर आप नोट्स में अपने अपडेट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में मणिपुर की और नागालैंड की नागा आदिवासी लोग कम्युनिटी जो थी, नागा आदिवासी, इसमें जदुनाग और रानी गैंडलियों का नाम प्रमुख है। फिर जो रानी नाम दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उनको। ठीक है, इन्होंने नागा नागालैंड और मणिपुर में नागा आदिवासियों ने हिराका आंदोलन जारी किया था। हिराका, जदुनाग जी ने, ठीक, हिराका आंदोलन। कालांतर में जदुनाग की मृत्यु हो गई। इनके भाई थे, रानी गैंडलियों के भाई थे ये, जदुनाग। तो इन्होंने, रानी गैंडलियों ने जियाल रंग या जियात रंग आंदोलन चलाया मणिपुर में। मणिपुर में आंदोलन चलाया था मणिपुर में। ठीक है, जियाल रंग आंदोलन कहाँ चला था? मणिपुर में, याद रखेगा, पूछा था ये मणिपुर में चला था। ठीक, मणिपुर में जियाल रंग आंदोलन चलाया। और कालांतर में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, ये नहीं पढ़ते। तो रानी उपनाम किसने दिया था गैंडलियों को? जवाहरलाल नेहरू ने रानी नाम दिया। ठीक है, जुलाई 1930 में गोलमेज सम्मेलन किया जाना का प्रस्ताव रखा किसने? इरविन ने। उसमें थे गवर्नर जनरल, इसलिए पहले बता दिया था आपको। कुल 3 आरटीसी आयोजित हुए, 30, 31 और एक 32। गांधी इरविन पैक्ट किस समय होता है? 5 मार्च 1931 में। गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो चुका है 30 में, कांग्रेस शामिल नहीं हुई, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो उसके लिए ही ये ऐसा पैक्ट किया गया। तो उसमें क्या क्या हुआ प्रावधान, ये देखते हैं। गांधी जी ने स्वीकार किया, क्या गांधी जी ने क्या स्वीकार किया और इरविन ने क्या स्वीकार किया, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो विनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे। ठीक है, चलिए। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, यानी 1931 वाले में, जो दिसंबर जनवरी के मध्य में आयोजित होगा, नवंबर से दिसंबर के मध्य में। इरविन ने क्या स्वीकार किया? आपातकालीन अध्यादेश वापस लिया जाएगा, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु व अन्यों की सजा की माफ नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। राजनीतिक कैदी रिहा होंगे जिन पर लेकिन हत्या या हिंसात्मक कार्यवाही या गतिविधि में भाग लेने के आरोप ना हो। जब्त जमीनें वापस करी जाएंगी, लेकिन वे जमीनें वापस नहीं की जाएंगी जिन्हें किसी को सौंप दिया गया हो। ठीक, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को दोबारा स्वीकार किया जाएगा, लेकिन वही लोग स्वीकार किए जाएंगे जिनकी सरकारी नौकरी त्याग देने के बाद किसी और ने ज्वाइन ना की हो। ठीक, इसी मध्य में फिर कराची कांग्रेस होती है, सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता करेंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिल गई है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया का बर्थडे भी होता है। ठीक है, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके। इसी में गांधी, इनको फांसी मिल गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो लोग खफा थे गांधी जी से, तो गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो ठीक, मूल अधिकार पर प्रस्ताव पारित किए गए, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ गया। ये सब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दबाव में इन्होंने स्वीकार किए थे। स्वतंत्रता, समानता और मताधिकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला गोल में सम्मेलन देख लेते हैं अब तीनों। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 चला। ये सारे जितने भी हैं ऐसे समय चले होंगे, नवंबर से दिसंबर, जनवरी। गर्मी पड़ती थी ना भारत में बाकी समय, इसलिए। गवर्नर जनरल थे इरविन। पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में गवर्नर जनरल कौन था? इरविन था, याद रखिएगा। लंदन में आयोजित हुआ। कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 89। हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी, सफ़ी गुट, ये पंजाब का सफ़ी गुट था। ठीक, सिख, अंबेडकर, फजलुल हक, मुस्लिम लीग और भारतीय रियासतें। फजलुल हक की कसा प्रजक पार्टी थी एक, कसा प्रजक पार्टी। कोई निष्कर्ष नहीं निकला इसका। ठीक, दूसरे गोल में सम्मेलन का निष्कर्ष निकलेगा कुछ हल्का फुल्का भी, क्योंकि इसमें कांग्रेस भाग लेगी। ये सितंबर से दिसंबर 1931 के मध्य चला। गवर्नर जनरल इसमें इंपॉर्टेंट है, विलिंगटन हो गए। ठीक है, चले गए वो। कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला भी गए।
गांधी जी एम एन अंसारी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। ठीक। गांधी जी राजपुताना से गए थे। ठीक है, सब पता है, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। कुल प्रतिनिधि कितने थे? 31 थे। बी आर अम्बेडकर ने भी भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया। इन्होंने अपना मत रखा, इन्होंने अपना मत रखा। और सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट जो है सरकारी प्रतिनिधि बनकर गई थी। ये सरकारी प्रतिनिधि के रूप में गई थी। ठीक है, लिख देता हूँ वहाँ पे, सरकारी प्रतिनिधि रूप में गई थी। अब थर्ड गोल में समय देखते हैं, थर्ड आरटीसी की देख लेते हैं। ये नवंबर दिसंबर 1932 में आयोजित हुआ। कुल प्रतिनिधि कितने थे? 86। कितने थे? 46, 46, 89, 31 और 46। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अम्बेडकर जी तीनों में भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय। 16 अगस्त 1932 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा था, प्रधानमंत्री थे उस समय ये, ब्रिटेन के। मैकडोनल्ड, मैकडोनाल्ड। दलित वर्ग को अनुसूचित जाति का नाम दिया गया पहली बार। याद रखिएगा, दलित वर्ग को जो एससी शेड्यूल कास्ट नाम दिया गया है। शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट है, एसटी नहीं। शेड्यूल कास्ट वो इसी गोल में सम्मेलन में दिया गया था। ओ, अब वो कम्युनल अवार्ड में दिया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के साथ 71 सीटें जो हैं आरक्षित की गई। 71 सीटें आरक्षित की गई, इनको दे दी गई, कि मतलब कि एससी के लोग ही इसमें वोट डालेंगे और एससी के लोग ही निर्वाचित होंगे, ऐसा कहा गया। तो गांधी जी समर्थित नहीं थे इससे, तो पूना में समझौता हुआ। गांधी जी ने नहीं माना कहना इनका। तो एक समझौता होता है अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य में। नवंबर 1932 में पूना समझौते के नाम से जाना गया ये। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं कुछ लोग। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। अब 71 से 147 कर दी गई। अब इसमें ये कहा गया कि मतलब यही पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान था हटा लिया गया, और कहा गया कि ठीक है सीटें तो आप रखिए, लेकिन वोट जो होगा पूरा हिंदू वर्ग देगा। ये हिंदुओं को बांटने की एक चाल थी जो नाकाम हो गई अंग्रेजों की। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होगा केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों में। ठीक, अलग अलग नहीं होगा, अब एक होगा। तो इसी घटनाक्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहीं घुल मिल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में पूर्ण रूप से वापस कर ले लिया गया। ठीक। अक्टूबर 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन आदि ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक, सीएसपी की स्थापना की। इसलिए उसका हमने पहले आपको पृष्ठभूमि बता दी थी। कब की थी? अक्टूबर 1934 में पटना में। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी, निराशाजनक रूप से। और ये वर्धा में इन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की, और अछूतों को इन्होंने हरिजन नामक नाम दिया, और हरिजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। गांधी जी का एक पहले समाचार पत्र चलता था, उसी को इन्होंने आगे नाम दे दिया हरिजन। अगर ये आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम देख लेते हैं, इसके क्या क्या प्रावधान थे, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रांत और ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल होंगे। केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया। प्रांतों में दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन केंद्र में द्वैत शासन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कारणों से प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। रियासतों के पास विकल्प का प्रावधान किया गया। तो कहा गया ना कि यह संघ कभी बन नहीं सका। और जो ये शासन है भारत का, वो 1919 के अधिनियम के कार से ही चलता रहा। जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें तो बन गई, लेकिन कुछ चीज़ें चलती रही। ठीक। इस अधिनियम में, मतलब 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। और इसी में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हमारा है। सिंध को बॉम्बे से और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा मतलब म्यांमार को। ठीक। कांग्रेस ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जय नेहरू। 36 और 37 दोनों ही जय नेहरू ने की थी।
1937 में कांग्रेस फैजपुर में आयोजित हुई, महाराष्ट्र के। फैजपुर था एक जलगांव, महाराष्ट्र में, जलगांव। महाराष्ट्र में कौन सा गांव था? जलगांव। एक जलगांव में, अगर कहीं पूछ लिया जाए गांव कौन सा था, जलगांव। तेलंगाना जैसे कि एकमात्र ग्रामीण कांग्रेस थी, ठीक है। इसी समय प्रेमचंद जो कम्युनिस्ट पार्टी के लेखक हुआ करते थे, प्रेमचंद्र, मतलब कम्युनिस्ट सोच वाले, समाजवादी सोच वाले, कि सबको लेकर चलने वाली सोच वाले। तो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना की थी प्रेमचंद ने, ठीक है, 1936 में की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किसान कांग्रेस का भी आयोजन हुआ था, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। कुछ हर चीज़ लिखी नहीं जाती, कुछ चीज़ें याद भी की जाती हैं। 1937 में प्रांतीय विधानसभा उपचुनाव हुए की घोषणा हुई, और 11 प्रांतों में चुनाव हुए। याद रखिए कितने प्रांतों में चुनाव हुए? 11 प्रांतों में। कांग्रेस को 8 प्रांतों में बहुमत मिला। वो 8 प्रांत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको याद करना पड़ा। बहुमत तो 5 प्रांतों में मिला, मतलब 8 प्रांतों में सरकार बनाई। तो जिनमें बहुमत मिला वो इंपॉर्टेंट है। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और मद्रास। संयुक्त प्रांत 1, बिहार उड़ीसा 2, उड़ीसा 3, मध्य प्रांत 4 और मद्रास 5। अन्य 3 प्रांत कौन से? बॉम्बे, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। बॉम्बे में बहुमत से केवल 2 सीटें कम मिली, तो उसमें लिख देता हूँ, अगर कभी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो क्या रहेगा बॉम्बे में। ठीक, बहुमत से 2 सीटें कम मिली। और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में तो खान अब्दुल गफ्फार खान सहयोगी थे ही। असम में विभिन्न की सरकार बनी। अगर देखते हैं हम लोग कांग्रेस के 2 अधिवेशन देख लेते हैं। हरेपुरा गुजरात में 1938 में हुई। दोनों अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की है। तो हरेपुरा कांग्रेस गुजरात, ठीक। त्रिपुरी मध्य प्रदेश 1929 में हुई। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की, ये भी। त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों किया? क्योंकि जो कुछ लोग चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, तो वोटिंग शुरू हुई इसके लिए कांग्रेस की। पहली बार वोट हुए, तो उसमें पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वो मेरी हार है। बाद में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि जिससे कि सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देना ही समझा और फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया, ठीक। अब हरिपुरा कांग्रेस में कुछ खास तो नहीं, एक नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में। जल नेहरू की अध्यक्षता में एक नियोजन समिति का गठन किया गया, लिख देता हूँ। प्लानिंग कमेटी, ठीक है। गठन नहीं है, गठन है, ठीक है। गठन किया गया। और जो हिंदू महासभा के लोग थे उनको निष्कासित भी किया गया। तो काफ़ी चीज़ें थी, इनकी आलोचना भी हुई, ठीक है। 30 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कब दिया? तारीख इंपॉर्टेंट है, 30 अक्टूबर 1939। और कांग्रेस 28 माह तक ही सरकार बनाई, कांग्रेस सरकार। ये पूछा जाता है कांग्रेस का शासन कितने समय तक रहा 1937, मतलब 37 से 39 में जो चुनाव हुए थे उसके बीच में। तो ये 28 माह रहा, ठीक। तो अवधि याद रखिए, कांग्रेस सरकार की अवधि, ठीक। जिन्ना अम्बेडकर खुश हो गए, वाह 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 करने लगे। तो इन्होंने 22 दिसंबर को एक मुक्ति दिवस मनाया। इसलिए तारीख इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 1939 को एक मुक्ति दिवस मनाया। इसी बीच में 22 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। किसने किसने रखा? देखिए, मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और सिकंदर हयात ने इसे लिखा, याद रखिएगा। फजलुल हक
और सिकंदर हयात ने इंपॉर्टेंट चीज़ें फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया है और सिकंदर हयात ने इसे लिखा है, याद रखिएगा। फजलुल हक की वही कृषक प्रजा पार्टी थी और सिकंदर हयात की थी यूनियनिस्ट पार्टी बंगाल में, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी। आगे देखते हैं। सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने, मतलब इस प्रस्ताव के पहले की घटना बता रहा हूँ, 1930 में एक अल्लामा इकबाल थे, कैम्ब्रिज के विद्यार्थी थे ये। उन्होंने नहीं, अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा, तराना हिंद में लिखा है, इनकी पुस्तक है तराना ए हिंद, उसमें ही लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उन्होंने एक इलाहाबाद अधिवेशन में एक पृथक क्षेत्र की मांग रखी थी। तो उसके बाद कैम्ब्रिज में एक विद्यार्थी था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, रहमत अली खान, उन्होंने 1933 में कहा नाउ और नेवर में पाकिस्तान की मांग की, एक पैम्पलेट फेंका सड़कों में, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान की मांग की। और पाकिस्तान की फुल फॉर्म देख लीजिए आप क्या है। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और बलूचिस्तान, ठीक। सिंध के बाद दो तान है ना, वही बलूचिस्तान है, ठीक है, बी अब ढूंढ रहे होंगे कहाँ भी, तो ये ना सोचेगा। जितने भी तान आते हैं ना वो सब मुस्लिम कंट्रियां हैं, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ना, तान जिनके लास्ट में तान आ रहा है अधिकतर जो हैं वो मुस्लिम कंट्रियां हैं। अगस्त प्रस्ताव गवर्नर जनरल किसने रखा? लिन लिथिगो ने, इंपॉर्टेंट है। तारीख पूछी जाती है 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जितने प्रस्ताव आते थे कांग्रेस अस्वीकार कर देती थी पहली बार में। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, सरकारी एक सलाहकारी युद्ध परिषद बनाई जाएगी, मतलब युद्ध निर्णय बोलेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय बहुमत होगा और युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कहा कि भारतीयों को बहुमत होगा, अभी अभी कह रहा बहुमत होगा, और आगे चल के वेबल एक प्लान लाएंगे, लॉर्ड वेबल, वो कहेंगे भारतीयों का ही सब कुछ होगा, मतलब सारे सभी सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह देख लेते हैं। पवनार से प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया इसको, इसलिए पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा गया, पवनार आश्रम जो था गांधी जी का, वहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। दो सत्याग्रही चुने गए जो एक भारत छोड़, मतलब दिल्ली चलो का नारा देते हुए गिरफ्तार कर लिए जाते थे, एक विनोबा भावे और जेएल नेहरू। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया मान लीजिए, तो ये दोनों भी आगे आंदोलन को चलाएंगे। असहयोग आंदोलन वाली गलती नहीं की। क्रिप्स मिशन आया फिर उसके बाद, ये लेबर पार्टी के स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये आए मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था, याद रखिएगा। मार्च तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत चीज़ें मार्च में हुई हैं, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे भी मार्च में हुई हैं। फिर उसके बाद और भी तारीखें हैं जो मार्च या अगस्त में हुई हैं। डोमिनियन स्टेटस, वही चीज़, एक औपनिवेशिक स्वराज, संविधान का निर्माण पर सहमति बनी, प्रांत अपना अलग संविधान बनाएंगे, भारत की रक्षा का दायित्व जो होगा ब्रिटेन पे होगा, ठीक। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्यों? 13 तारीख कौन सी? 1947 से 45 के मध्य की अवधि है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसलिए कहा कि पोस्ट डेटेड चेक, मतलब डूबते हुए बैंक वाले का चेक ना, जैसे बैंक डूब रहा है और वो चेक दे दे रहा है कि चलिए इतनी तारीख को आप अपना चेक करा लीजिएगा, जब बैंक डूब जाएगा तो चेक का क्या करेंगे, चार डालेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चर्चिल थे, याद रखिएगा, 40 से 45 पूछा जाता है। तो 40 से 45 की अवधि में चर्चिल आ जाएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद एटली होंगे, मतलब कि चर्चिल को इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया गया था कि भैया जो भी युद्ध का दारोमदार होगा वो चर्चिल को होगा, का ही होगा। काफ़ी फेमस थे इन्होंने, काफ़ी ऑपरेशन चलाए थे, सर्च लाइट ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन बोलेरो, सर्च लाइट, इस तरह के ऑपरेशन चलाए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ओके, थैंक यू।